वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स वर्सेस द सिख। तो इसमें हम लोग देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह ने कैसे सिख रीजन को बचा के रखा था ब्रिटिशर्स से। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पहले रीजन जो इंडिया में ब्रिटिशर ने कैप्चर किया था वो बंगाल था, और सबसे लास्ट में जो कैप्चर किया था वो सिख रीजन था। तो आज हम देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर के साथ कैसे अमृतसर ट्रीटी साइन किया था, जिससे ब्रिटिशर्स ने सिख रीजन पे कभी इंटरफेयर नहीं किया था। तो अब हम देखेंगे सिख गुरुज के बारे में। सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। और सिखिज्म में एक चीज बहुत फॉलो होता है, वो होता है एक ओंकार। एक ओंकार मतलब भगवान सिर्फ एक ही है, और सिखिज्म में कभी भी अलग अलग लोगों को अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर आप लंगर खाने में गए होंगे गोल्डन टेम्पल के, या फिर किसी भी गुरुद्वारे के लंगर खाने में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मेनली लंगर खाने में दो रो रहती है। एक में जिसमें लेडीज बैठती है और दूसरे में जेंट्स बैठते हैं। और इस रो में और लेडीज के रो में कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी एक साथ बैठते हैं। तो हिंदुइज्म में कभी भी कोई भी स्पेसिफिक रीजन को नहीं माना जाता है, कोई भी स्पेसिफिक कास्ट को नहीं मानते। तो उनका अगर जन्म स्थान देखा जाए तो फिर वो हुआ था ननकाना साहिब में, जो पाकिस्तान में था। और उन्होंने स्टार्ट किया था लंगर का सिस्टम। लंगर जैसे आपको पता है कि फ्री में खाना मिलता है और उनमें सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। उनके डिसाइपल थे अंगद देव। अंगद देव सेकेंड सिख गुरु बने थे। सिख गुरु की अगर बात की जाए तो फिर वो है गुरु अंगद देव। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुरुमुखी। उसके बाद हम लोग अगर अगले सिख गुरु के बारे में देखें तो अगले सिख गुरु है गुरु अमरदास। वो गोइंडवाला में रहे थे 33 साल के लिए, और उन्होंने अकबर पे बहुत इन्फ्लुएंस किया था। महाराजा अकबर उनको बहुत मानते थे, और महाराजा अकबर ने उनको एक लैंड भी दिया था, गिव हिम द लैंड। उनकी एक बेटी का नाम था बीबी भानी। और बाद में हम लोग देखेंगे कि अकबर ने जो ये ज़मीन उनको दिया था, इसी पे अमृतसर और बाद में गोल्डन टेम्पल भी बना था। उनके दामाद का नाम था रामदास। तो इनके बाद गुरु बने थे गुरु रामदास। गुरु रामदास के गुरु बनने के साथ ये एक फैमिली ट्रेडिशन पे चला गया, जो कि बोला जाता पारिवारिक परंपरा। जो सिख के गुरु होते थे वो सिर्फ एक ही फैमिली से होने लगे थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो ज़मीन अकबर ने दिया था गुरु रामदास को, उसी ज़मीन पे अमृतसर बनाया गया था। उसे पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, और बाद में उसका नाम बदल के अमृतसर बनाया गया था। उनके बेटे का नाम था अर्जुन देव, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया था अमृतसर में। तो अगर हमारे फिफ्थ गुरु देखेंगे तो वो है गुरु अर्जुन देव। उन्होंने अमृतसर में एक लेक बनाया था और गोल्डन टेम्पल बनाया था इन द ईयर 1589 को। 1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, सिख गुरु सबकी सोच लिखे हुए थे, पर ये चीज़ जहांगीर को पसंद नहीं आया। जहांगीर को लगा था कि आदि ग्रंथ में हिंदू और मुस्लिम गुरु के लेख नहीं रहने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मना किया था कि ये लेख नहीं हो सकता आदि ग्रंथ में। तो ये चीज़ गुरु अर्जुन देव नहीं माने थे, इसलिए गुरु अर्जुन देव को दिल्ली बुलाया गया था जहांगीर के पास। जहांगीर ने वहाँ गुरु अर्जुन देव को बोला कि आप चाहे तो आदि ग्रंथ में जितने भी सिख गुरु हैं उनके लेखक रख सकते हैं, उनके ज्ञान रख सकते हैं, पर हिंदू और मुस्लिम गुरु के जितने भी हैं वो आपको हटाना पड़ेगा। पर इस बात पे गुरु अर्जुन देव नहीं माने, और जहांगीर ने उन्हें कैप्चर कर लिया और काफ़ी दिन तक टॉर्चर किया। टॉर्चर सहने के बाद भी जब गुरु अर्जुन देव नहीं माने कि आदि ग्रंथ में जो जो लिखा हुआ है उससे चेंज करने के लिए, तब जहांगीर ने उन्हें डेथ पेनल्टी दे दिया। फिर आते गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद को समझ में आ गया कि मुगल के साथ सिखों का
एक बहुत लंबा झगड़ा चलने वाला है, इसलिए उन्होंने सिखों में मिलिट्री ट्रेनिंग की स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अकाल तख्त भी इस्टेब्लिश कर दिया। ये देखना इम्पोर्टेंट है कि मुगल्स में देखा जाए तो सिर्फ अकबर ही ऐसे राजा थे जो कि हिंदू और मुस्लिम को समान तरीके से ट्रीट करते थे, और उनमें से सिर्फ औरंगजेब ऐसा था जो कि कट्टर मुसलमान था और वो हमेशा चाहता था कि पूरा इंडिया मुस्लिम कंट्री बन जाए। औरंगजेब को छोड़ के अगर बाकी सारे मुगल राजाओं को देखेंगे तो वो सच्चे मुसलमान थे और वो हिंदू और मुसलमान को एक साथ रहने देते थे, खुद का मुस्लिम ट्रेडिशंस को प्रमोट करते थे, पर कभी भी हिंदूज या फिर जैन या फिर बुद्धिस्ट कोई भी अलग धर्म के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे और सब एक साथ रहते थे इंडिया में। उसके बाद आए थे गुरु हर राय। गुरु हर राय के बाद आए थे गुरु हरकृष्ण, जो कि स्मॉल पॉक्स के कारण से मर गए थे। उनके बाद आए थे गुरु तेज बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। जैसा कि मैंने बताया था, औरंगजेब हमेशा चाहता था कि पूरा इंडिया मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए, इसलिए औरंगजेब पोस्ट कन्वर्शन करता था। पोस्ट कन्वर्शन मतलब ज़बरदस्ती वो हिंदूज को बोलता था कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ। ये उसने स्टार्ट किया था हिंदू कश्मीरी पंडित से, और इसके खिलाफ ही खड़े हुए थे गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर ने काफ़ी हिंदू कश्मीरी पंडित की मदद की थी, और इसलिए औरंगजेब गुस्से में आके एग्जीक्यूट कर दिया था गुरु तेज बहादुर को। गुरु तेज बहादुर के जाने के बाद आए थे आखिरी गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था और उन्होंने आनंदपुर एस्टैब्लिश किया था। 1699 में उन्होंने खालसा बनाया था। ये सिखों के अंदर एक अलग सेक्ट होता है जो लड़ाई में स्पेशलाइज्ड होता है और वेपनरी में स्पेशलाइज होता है। इनका सिर्फ एक ही एम रहता है, सर्व करना ह्यूमैनिटी को। सिर्फ मुस्लिम या फिर हिंदू या फिर सिख को ने ह्यूमैनिटी में जिन जिन को सर्विस चाहिए सबको सर्व करना काम होता है खालसा का। ही स्टार्टेड 5K, तो 5K जो हमेशा सिख के पास रहना चाहिए या फिर पंजाब के लोगों के पास रहना चाहिए, वो स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह ने। इसमें होता है केश, काड़ा, कच्छा, कंगा और कृपान। उन्होंने रीएस्टेब्लिश किया था आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो लिखा गया था उन्होंने फिर से उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड किया। इसमें ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि उन्होंने कुछ हटाया नहीं था। जो मुस्लिम या फिर हिंदू या फिर जैन बुद्धिस्ट गुरुओं के लेख थे आदि ग्रंथ में, वो उन्होंने हटाया नहीं था, पर बाकी जो गुरु ने संदेश भेजा था वो सब ऐड किया था उन्होंने आदि ग्रंथ में। गुरु गोविंद सिंह को ये पता चल गया था जो सिखों में गुरु बन रहे इसके लिए बहुत सारा पॉलिटिक्स और सिख धर्म बुरा हो जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये सिख के गुरु होने का सिस्टम खत्म कर दिया था और उन्होंने बोला था वही आखिरी गुरु बनेंगे इंसान, और उनके बाद गुरु रहेंगे आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किताब ही गुरु होगा उनका और कोई नए गुरु नहीं बनेंगे। उनको बाद में जमशेद खान ने मार दिया था नांदेड़ में। आप देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने कितना इन्फ्लुएंस किया था। उन्होंने खालसा बनाया था, उन्होंने 5K स्टार्ट किया था पंजाबियों में, और मुस्लिम के काफ़ी मुगल्स के काफ़ी खिलाफ गए थे, इसलिए उनके काफ़ी दुश्मन थे। उनमें से एक था जमशेद खान। अगर सिख वॉरियर सिख योद्धा की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर एक सिख कमांडर थे। उनका असली नाम था लक्ष्मण देव, पर उनके गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह उनको प्यार से गुरबाज सिंह बुलाते थे। इतिहास में हम काफ़ी बार देखेंगे कि कोई गुरु अपने प्रिय शिष्य को दूसरे नाम से बुलाता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ था। उनका असली नाम था लक्ष्मण देव और पर उनके गुरु उन्हें गुरबाज सिंह, और उनका नाम जो पॉपुलर हुआ था उन्हें कहा जाता था बंदा बहादुर। उन्हें बंदा बहादुर इसलिए कहा जाता था कि मुगल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई अपना कंटिन्यू रखा था जब तक वो जिंदा थे। इन द ईयर 1716 उनको फांसी दे दिया गया फारूक सियर के द्वारा। फारूक सियर एक मुगल राजा थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, महाराजा रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक
कभी ब्रिटिशर्स ने अटैक नहीं किया सिखों पे या फिर सिख रीजन को कैप्चर करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो अगर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखें तो उनका जन्म हुआ था 1780 में। उनके पिताजी का नाम था महासिंह और उनका लड़ाई हुआ था जमन शाह के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह को। जब जमन शाह बैटल ग्राउंड में हार गए थे उस वक्त वो बैटल ग्राउंड छोड़ के पीछे हटने लगे और लाहौर की ओर भागने लगे थे। रणजीत सिंह ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, पर बाद में महाराजा को लगा कि ऐसे किसी दुश्मन को पीछे से मारना और जो भाग जा रहा है सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जमन शाह को जाने दिया। जमन शाह इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि रणजीत सिंह इतने दयालु है कि लड़ाई में जीतने के बाद भी उनको छोड़ दिया है, इसलिए जमन शाह ने उनको लाहौर दे दिया। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बनाया था लाहौर में और रिलीजियस कैपिटल बनाया था अमृतसर में। ये उन राजाओं में से थे जो पहली बार अपना रीजन का 2 कैपिटल रखे थे। उनसे पहले ये बहुत ही कम यूज किया गया था। फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे शाह शुजा के बारे में। शाह शुजा एक ईरानी ट्रैवलर थे जो कि रणजीत सिंह के पास प्रोटेक्शन के लिए आए थे, क्योंकि ईरान के जो राजा थे वो उन पे कंट्रोल किए थे और शाह शुजा को वो मारना चाहते थे, इसलिए शाह शुजा आए थे प्रोटेक्शन के लिए रणजीत सिंह के पास। अब रणजीत सिंह को ये मानना था एक ओंकार, जो कि सिखिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओंकार मानते हुए वो मानते थे कि सभी लोग एक है और उन्होंने शाह शुजा को प्रोटेक्शन दिया था। शाह शुजा को प्रोटेक्शन दिया था, इससे शाह शुजा बहुत खुश हुआ था और उन्होंने कोहिनूर डायमंड दिया था महाराजा रणजीत सिंह को। अब पढ़ते महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स में कैसे रिलेशन थे। महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर के बीच अमृतसर ट्रीटी साइन हुआ था और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे चार्ल्स मेटकैफ। अमृतसर ट्रीटी में ये मेंशन था कि जो ब्रिटिशर का रीजन है वो कहाँ तक है और सिखों का रीजन कौन सा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह था कि वो एक दूसरे के जगह पे इंटरफेयर नहीं करेंगे कभी भी। ये साइन हुआ था 1809 को। उसके 30 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह चल बसे थे। उनके बाद उनके बेटे दिलीप सिंह आए थे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ महारानी जिंद कौर और इसी वक्त के इंतजार कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स की कब महाराजा रणजीत सिंह नहीं रहेंगे और वो पंजाब को कैप्चर कर पाएंगे। तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह चल बसे, ब्रिटिश इंटरफेरेंस पॉलिसी के साथ और जितने एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे बढ़ गए थे। ये सेम चीज़ हम लोग बंगाल में भी देखेंगे, उनके इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ गए थे और बाद में लड़ाई हुआ था। यहाँ पर भी उनके इंटरफेरेंस की वजह से 2 एंग्लो सिख वॉर हुए थे। बाद में डलहौजी ने पंजाब ले लिया था ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? जब कोई राजा के अपने बेटे नहीं रहते तब वो रीजन ब्रिटिश के अंडर चला जाता था। यहाँ पर आप कोई बेटे अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर, पहले इंग्लिश में फिर हम लोग हिंदी में देखेंगे। तो एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट वी हैव टू मेक 3 रूल्स। फर्स्ट वन इज ईयर, सेकेंड वन इज पीस ट्रीटी एंड द थर्ड वन इज इम्पोर्टेंस। In year we will see the first Anglo-Sikh War was fought from the year 1845 to 1846. To end this war, 2 treaties were signed. The first one was Lahore Treaty, the second one was Bhairowal Treaty. In this, the Sikhs almost lost all the power, like the administrative, political power, and they lost all the power, and all the powers were given to the Britishers. For this purpose, for the Britishers to remove the Sikh from the Sikh region completely, another Anglo-Sikh war was fought in the year 1848 to 1849. In this war, the British completely removed the Sikh and the Sikh region was captured by the Britishers. Dilip Singh, who was the successor of Maharaja Ranjit Singh, was sent to Britain. Now we will see it in Hindi. तो हम लोग 3 रो बनाएंगे। पहले में लिखेंगे साल, फिर लिखेंगे शांति समझौता और तीसरे में लिखेंगे महत्व। पहले देखेंगे एंग्लो सिख वॉर जो 1845 से 1846 तक चला था।
ये लड़ाई खत्म करने के लिए 2 शांति संधि हुआ था। पहला हुआ था लाहौर संधि और दूसरा हुआ था भैरोल की संधि। इसमें सिखों के पास से सारे पावर ले लिए गए थे, जितने एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल जो भी पावर थे वो सब ले लिए गए थे और सारे पावर ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे पूरे कंट्रोल में। फिर ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर लड़ा ताकि सिख जो प्रिंस और किंग थे वो सबको बिल्कुल हटाया जाए और सिख रीजन भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाए। इसके लिए सिखों ने ये लड़ाई लड़ा और जीत भी गए। फिर दिलीप सिंह को भेज दिया गया था ब्रिटेन, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे, और फाइनली सिख रीजन पे कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको बाकी इंडियन हिस्ट्री के बारे में वीडियोस देखना है तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो पे।